हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेल से मुझे याद आया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हेल्थ है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं और आज हम इसी चैप्टर के ऊपर जो है बात करने वाले हैं, हेल्थ रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत जरूरत है इसकी अवेयरनेस की, नॉट ओनली फॉर द साइंस स्टूडेंट्स, बल्कि कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड सब्जेक्ट से हो तो मुझे लगता है ये टॉपिक जो है उसकी समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ जो है हमारे पास, हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि एक हेल्दी पर्सन वो है, हम यूजली लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, हम हेल्दी उस बंदे को बोलते हैं जो हमें थोड़ा सा दिखता है कि बॉडी आउटफिट सही है उस बंदे की, तो हम बोलते हैं कि यार ये बंदा तो हेल्दी है। लेकिन क्या कोई बंदा जिसको हम आउटरली उसको अगर हम देखकर बोल रहे हैं हेल्दी, क्या वो सच में हेल्दी है? क्या उसे कोई परेशानी नहीं है? क्या वो सिर्फ दिखावा कर रहा है? वैसे भी मास्क ऑफ दुनिया चल रही है सारी वैसी ही, तो सच में वो हेल्दी है, सच में वो खुश है या नहीं? तो हम डेफिनेशन कैसे देंगे एक हेल्दी पर्सन के लिए? व्हाट इज हेल्थ? तो WHO ये बोलती है हेल्थ के लिए कि एक पर्सन जो कि कैसा है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, जो है इमोशनली, अगर वो सब चीजों में उसकी जो माइंड स्टेट है, वेल बीइंग है, तब जाकर हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे? हेल्दी। लेकिन एक पर्सन एट एवरी टाइम जो है वो इन चार स्टेट में स्टेबल नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स कोई एक टाइम पीरियड ऐसा होगा जहां पर एक बंदा जो है इक्विवेलेंट स्टेबिलिटी होगी, जहां पर अगर वो एक्चुअली में खुश है, अगर आप एक्चुअली में हैप्पी हो। हैप्पी कैसे रहोगे आप? जब आप इंटरनल अपने आप से खुश हो। अगर आप खुद से खुश हो तो दैट मीन्स आपके लिए आपके आसपास की सराउंडिंग आपको ऑटोमेटिकली जो है वो कैसी देखेगी? हैप्पी। अगर आप खुद ही दुखी रहोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके सराउंडिंग में आपको सब कैसा लगेगा? डल लगेगा। तो WHO ने यही चीज बोली कि फिजिकली, इमोशनली अगर हम जो है क्या है? स्टेबल हैं, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है? हेल्दी। तो दैट मीन्स किसी पर्सन की आउटफिट देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हेल्दी है। हो सकता है वो मेंटली जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, और यूजली हम यही चीज देखते आते हैं कि बाद में हमें सुनने को मिलता है कि उस बंदे ने सुसाइड कर दिया, वो बंदा डिप्रेशन में है। तो मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम लोगों को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन जो है वो वेलबींग नहीं है, तो उससे बात करो, उसकी जो समस्या है उसका हल निकालने की कोशिश करो। ये आगे एक बात। अब बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन की। अगर हम बात करें तो हमें मालूम है रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होती है कि अपने सर्वाइवल के लिए जो है, हम सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते रिप्रोडक्शन को, बट अपनी स्पीशी को कंटिन्यू में रखने के लिए, दैट मींस इसका पर्पस क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वेरिएशन। वेरिएशंस आएंगी तभी जाकर क्या होगा? हमारे पास एवोल्यूशन होगा। ये रही एक बात। बात कर रहे हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो बात आ जाएगी हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो अगर हम बात करें व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज जनरली हम बोल सकते हैं क्या? डिफाइंड एज द हेल्दी एंड प्रॉपर, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अगर हम बात करें, जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करते हैं टेस्टिस की, ओवरीज की बात करते हैं और उसके एसेसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, अगर वो सब ऑर्गन्स हेल्दी हैं और अपना प्रॉपर फंक्शंस कर रहे हैं, दैट मींस इट आल्सो इंक्लूड्स हार्मोन्स। तो इन सब चीजों को समझने से पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। हमें हर एक साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो काम करते हैं, किस एज पे जो है दे आर अटेनेबल टू रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स कब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कब जो है उनकी बॉडी जो है वो फिट है। उसके बाद ये ऑर्गन्स अगर फिट हैं तो उनका फंक्शनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनिंग जो है उसमें हमारे हार्मोन्स इंड्यूस किस तरीके से होंगे, हार्मोन्स कब जो है हमारे स्ट्रेस के साथ रिलेट करें, एंजाइटी के साथ रिलेट करें, क्या हार्मोन्स के ऊपर कोई फर्क पड़ता है?
अगर हमारा मेंटल लेवल सही नहीं होगा, ऑटोमेटिकली हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये आ गई हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन। द कंप्लीट वेलबीइंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे आ गया फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, ठीक है, उसके साथ साथ हमारा सोशल। तो ये चार बातें मैंने पहले ही बोली, क्या क्या, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल। तो ये चारों चीजें अगर हैं तब जाकर आप बोलोगे कि वो पर्सन क्या है, हेल्दी। अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकल एंड फंक्शनली normal reproductive organs as well as the normal interaction with respect to behavior, emotion among them is respectively healthy। फिजिकल और मेंटल हेल्थ की तो बात की मैंने। हम यूजुअली देख रहे हैं कि हमारे पास जो है, जो लोग सोशली हेल्दी की बात करें, अगर हम खुद डिस्टर्ब्ड हैं, हम अपने आप से ही खुश नहीं हैं, तो क्या होगा, हम जो बाहर जो है लड़ाई झगड़ा उठना ज्यादा करेंगे। इसका मतलब जो इंसान लड़ाई झगड़ा ज्यादा करता है या क्रिमिनल एक्टिविटीज में ज्यादा इवॉल्व है, उसका जो आंसर है वो क्या है कि वो इतना ज्यादा इवॉल्व उन चीजों में क्यों है, बिकॉज उस बंदे की मेंटल हेल्थ जो है, उसका इनर पीस जो है वो खुद जो है वो स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इन एक्टिविटीज में जो है बार बार इवॉल्व हो रहा है। अगर आप ज्यादा लड़ झगड़ रहे हो तो ये ध्यान से सुन लो, यहाँ पे प्रॉब्लम दूसरे बंदे में नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपके इनर पीस में। और अगर दूसरा बंदा भी अगर लड़ रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि उसका इनर पीस जो है वो डिस्टर्ब है। तो उससे बातचीत करो, उसको समझाओ, नहीं होता है तो आप उससे क्या कर सकते हो, बैकस्टेप ले सकते हो, आप लड़ो मत, ठीक है। तो मेंटल पीस जो है यहाँ पर, और उसी चीज से हमारी सोसाइटी बनती है। सोसाइटी में हम आज देख रहे हैं सेक्सुअल एब्यूज के केसेस, हैरासमेंट के केसेस, असॉल्ट के केसेस, तो ये जितनी भी चीजें अगर हो रही हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज जितनी भी बढ़ती जा रही हैं, वो क्यों है सारी की सब चीजें, क्योंकि हमारे पास जो है लोग मेंटली स्टेबल नहीं है। मे बी वहां पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रीजन हो सकता है, मे बी वहां पर जो है ओवर पॉपुलेशन जो है वो रीजन हो सकता है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स एक दूसरे से डील आउट करते हैं। एक फैक्टर की वजह से दूसरे फैक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये सब चीजें अगर हम समझे, तभी मैंने ये चीज कही कि ये चैप्टर जो है वो सिर्फ हमारा नीड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सिर्फ हमारा कोर्स का सिलेबस के हिसाब से नहीं है, ये सेंसिटिव टॉपिक है और ये हर किसी की अवेयरनेस के लिए जरूरी है। तो ये जो मेरा टॉपिक है, मैं चाहती हूँ कि आप ये टॉपिक हर किसी के साथ जो है शेयर करें, ताकि हर कोई जो है अवेयर रहे अपनी चीजों के बारे में, अपने सराउंडिंग के लिए, कि क्या चीज हमारे लिए गुड है और बैड है। क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं जो टीनेज बच्चे हैं, उनमें क्या चीज देखी जाती है कि पेरेंट्स जो हैं, यूजुअली हम भी इसी स्टेज से निकले हैं, पेरेंट्स, हम लगता है कि पेरेंट्स जो चीज हमें बोल रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो चीज हम कर रहे हैं वो सही है। तो एडोलसेंस में इरिटेबिलिटी रहती है, लेकिन अगर हम उसको समझेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, अगर इस चीज को हम समझ लें तो ऑटोमेटिकली हम जो है इसके जो रिजल्टेंट आने वाले हैं उसको रोक सकते हैं। यूजुअली इसी टाइम पीरियड में बच्चे जो हैं वो नार्कोटिक्स की तरफ जो है मूव करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। तो वो समझ तभी आएगी जब हम अपने आप को समझ पाएंगे कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें सीखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट है चैप्टर में, सबसे पहले हमने बात की WHO के बारे में। WHO ने जो है डेफिनेशन दी है हेल्थ की, वो क्लियर हो चुकी है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द फैमिली प्लानिंग। तो एक कारण जो है हमें बात करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन हो रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली कौन सी कंट्री थी जिसने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया अबाउट द फैमिली प्लानिंग। तो बात करें तो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लॉन्च एक्शन स्कीम्स and program regarding family planning was India। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जो है हमारे पास सबसे पहले किसने स्टार्ट किया है, इंडिया ने। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट की गई, तो वहां से हम याद रखेंगे डेट क्या, 1951। फैमिली प्लानिंग जो है सबसे पहले जो है प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया, इंडिया ने स्टार्ट किया। फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट की, 1951 में की है।
तो फैमिली प्लानिंग का मेन मोटिव ही यही था कि लोग जो हैं वो एक प्लान्ड, अपनी फैमिली को एक प्लान्ड वे में चलाएं ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल ले और उसकी वजह से जितने भी बाकी के फैक्टर्स हैं वो स्टेबलाइज हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखो, to accomplish total reproductive health as a social goal. It was initiated at a national level in the year 1951 to generate awareness regarding various aspects pertaining to reproduction by rendering facilities and support to establish a reproductive healthy society. Clear? अब क्या सक्सेसफुल कंडीशन रही है इन स्कीम्स के बारे में, यहाँ पर गवर्नमेंट, दैट मीन्स एनजीओज भी आए, गवर्नमेंट का भी जो है योगदान रहा, गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, एजेंसीज जो हैं वो आगे आई इसके लिए ताकि स्टेप्स उठाए जाए और इस प्लान को जो है, इस फैमिली प्लानिंग को जो है आगे प्रोसीड करके फुली फ्लेज जो है इसको सक्सेसफुल बना सके। तो मेन चीज थी टू क्रिएट द अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, किसके अमंग, सिटीजन्स के अमंग, अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। जहां पर हमने बात की अवेयरनेस अबाउट द फैमिली प्लानिंग, सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए स्कूल्स में, तभी जो है ये चैप्टर्स जो हैं आपके बुक्स में मेंशन्ड है कि सेक्स एजुकेशन दी जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन सेंसिटिव टॉपिक्स पे हम लोग बात नहीं करते, जहां से फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा आता है पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट का, कि पेरेंट्स जो है वो एक बच्चे को पहले गाइड करें इस बारे में, क्योंकि उनके बीच में एक गैप रहता है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते। तो पहले आया है स्टेप कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हो इसमें। दूसरी चीज है कि हमारे पास टीचर्स, और तीसरी चीज आ गई हमारे पास सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। उसके बाद जितने भी हमारे पास ऑडियो विजुअल प्रिंटेड मीडिया है, दैट इज ऑल प्रिंटेड मटेरियल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोवाइड अवेयरनेस। तो प्रिंटेड मीडिया जितना भी है वो जितना आ सकता है, देखो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया नाम से नहीं रखना है, डिजिटल इंडिया को यूटिलाइज भी करना है। डिजिटल इंडिया जो है उसको यूटिलाइज करेंगे बट इन अ प्रॉपर वे। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की या डिजिटल जितनी भी हमारे पास एप्स हैं, हम बहुत फास्टली ग्रो कर रहे हैं इनकी हेल्प से, लेकिन इसी चीज का जो है मिसकंडक्शन, मिसयूज है। अगर प्रॉपर नॉलेज जो है वो एक, जो हमारे पास टीनेज बच्चे हैं, अगर उनके पास इस चीज की प्रॉपर नॉलेज जो है वो कन्वे नहीं होती, हर चीज जो आप देख रहे हो पहले ये भी देखो कि वो चीज सही है या गलत है। जो चीज आपको वहां दिखाई जाती है उस चीज को आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है कि नेगेटिव, उस चीज को अगर आप देखोगे तो हर चीज जो है, हर चीज का एक एक्सपेक्ट होता है, एक गुड एक बैड, और उसी चीज में जो हमारे पास मीडिया जो है इसमें योगदान दे रहा है, तो अगर वो सही से योगदान दे तो नॉलेज जो है वो पूरी कन्वे होगी, अवेयरनेस जो है वो पूरी कन्वे होगी। लेकिन वही मीडिया जो है रिजल्टेंट अगर उसको किसी और तरीके से दिखा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सोसाइटी में उसका रिजल्टेंट भी हमें क्या मिलेगा, उसका अपोजिट ही मिलेगा। क्लियर? देन यूजिंग द ऑडियो एंड वीडियो ऑन पीपीटीज, दैट इज द पावर पॉइंट स्लाइड्स ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताई जाए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाए अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एडोलसेंस के बारे में जैसे मैंने पहले बात की, टीनेज के बारे में बताया जाए, व्हाट इज सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल रिलेशंस, उनके बारे में बताया जाए कि किस तरीके से है सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को कैसे कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का रहता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो है रिलेशन रखने से होती है। तो अगर आपको नॉलेज रहेगी व्हाट इज सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, तो हमें पता चलेगा कि क्या चीज जो है हमें किस तरीके से करनी है। देन एसटीडीज आ गई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बर्थ कंट्रोल मेथड्स कैसे होने चाहिए, क्योंकि बर्थ कंट्रोल मेथड्स की वजह से ही हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करना है। और साथ ही साथ हमारे पास प्री नेटल एंड द पोस्ट नेटल केयर, दैट मीन्स मदर की केयर कैसे कर रही है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी, बच्चे को किस तरीके से पाल पोषण करना है, दैट मीन्स ये नहीं है कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाए। तो इन सब चीजों के बारे में क्या रखना है, ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो है हमारे पास ये सब चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। तो हमने यहाँ पर बात की, ठीक है, तो ये अभी तक हम बात कर चुके हैं अबाउट द 1951 स्ट्रेटेजीज के बारे में। ठीक है, 1951 में क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई गई, किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाया गया।
इसके साथ साथ हमें जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, हमने बोला 1951 में फैमिली प्लानिंग के बारे में। अब ये प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किसने किया है, ये याद रखना हमें पड़ेगा, RCH। RCH क्या है हमारे पास, इट इज अ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो दैट मीन्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, फैमिली प्लानिंग इज कम अंडर RCH, दैट इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंडर जो है ये सारी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो है वो आते हैं। तो ये प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं क्या करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, ताकि जो है हेल्दी और स्पोर्टिव सोसाइटी जो है वो बन सके। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने स्टेप्स की बात की, स्टेप्स में मैंने सबसे पहले ऑडियो विजुअल्स के बारे में बताया आपको, ठीक है। तो किस तरीके से गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके लिए फॉरवर्ड आई हुई है। यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, उनको हमने बोला अभी कि एक करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करने की जरूरत है। अगर इंफॉर्मेशन डायरेक्ट कन्वे नहीं होगी तो मैंने बोला इसमें टीचर्स, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप ओपनली बात कर सकते हो, वो सब जो है क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अवेयरनेस आपको दे सकते हैं। देन सेक्स एजुकेशन की बात की हमने, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पता होना चाहिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन किन से चीजों से हो सकती है उनके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। देन बर्थ कंट्रोल की बात की हमने, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर की बात की हमने, तभी एक हेल्दी सोसाइटी होगी। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, अब्यूज की बात मैंने सबसे पहले की। पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्यों बढ़ रही है पॉपुलेशन। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स क्या है, सेक्स अब्यूज क्या होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। देन to successful implement the health plans there must be the availability of professional expertise। तो किसी सलाह ले रहे हो तो किसी जो बंदा एक्सपीरियंस है उससे लो, और वही जो है आपको उस बारे में बताएगा। देन वो the facilities that are provided must be newer। नई चीजें जो आपके पास में आपको इन्वायरमेंट में इको फ्रेंडली चीजों के बारे में जैसे पता चल रहा है, या कुछ ऐसे कंट्रासेप्टिव्स के बारे में पता चल रहा है, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कौन सी चीजें जो हैं आपको हेल्पफुल कर सकती हैं अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन कंप्लीट बैन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मोस्टली जो देखा जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट बैड, बट उसका फिटिसाइड करना दैट इज रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप किसी एक जान की हत्या कर रहे हो, और आप कैसे बोल सकते हो कि इसमें आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो कि दैट इज अ गुड थिंग। आप सेक्स डिटरमाइन कर लो, बट देखो बाहर वाली कंट्रीज में अगर हम बात करते हैं तो वहां सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं, ओपनली करते हैं, लेकिन देन दे विल सेलिब्रेट इट। हमारे इंडिया में मोस्टली ये चीज प्रैक्टिसेस देखिए, अब तो फिर भी पहले से थोड़ा फर्क पड़ गया है, लेकिन आप हरियाणा, राजस्थान वाली तरफ अगर देखोगे तो लड़के की चाह में लड़कियों को क्या किया जाता है, मारा जाता है, दैट मीन्स फीमेल फिटिसाइड किया जाता है। तो ऐसी जो टेक्निक्स है हमारे पास जो डिटरमाइन करती है सेक्स डिटरमिनेशन, या तो अगर हमें कंप्लीटली नॉलेज अगर है, अगर हम इस चीज को इरेडिकेट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। और हमने तब जाकर कुछ गेन किया है, तब जाकर मैं ये समझती हूँ, तब जाकर हम ये बोल सकते हैं या वी आर रियली डेवलप्ड, स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री, बट अगर ऐसी चीजें अगर हम अचीव कर रहे हैं देन वी आर रियली डेवलप्ड। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कंप्लीट बैन ऑन फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टू चेक फीमेल फिटिसाइड। देन लार्ज स्केल पर हमें चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, बच्चा हो गया पैदा, लेकिन उसके बाद उसकी इम्यूनिटी का ध्यान रखना, किस टाइम पर कौन सी वैक्सीन उसको देनी है, कब जो है उसकी इम्यूनिटी किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसी डाइट होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में क्या कर रखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आगे हमारे पास वो प्रैक्टिसेस मेथड्स जो हमें फॉलो अप करने हैं, वो स्टेप्स जो हमें फॉलो अप करने हैं फॉर अ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये सारी अवेयरनेस जो है हमें सबसे पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके अंडर हम देख रहे हैं कि रेट जो है वो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। तो इनके डिक्रीज होने के कारण की अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उसके ऑटोमेटिकली जो है डेथ रेट कम हो रहा है। तो हम बात करेंगे इसी बारे में नेक्स्ट वीडियो में कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, बिकॉज इस चैप्टर में जो हमारी डिवीजन है चैप्टर की वो क्या है कि चैप्टर में से हमें फर्स्ट है दैट इज द बेसिकली हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, सेकेंड वन थिंग इज द
कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, उसका इफेक्ट पॉपुलेशन के ऊपर कैसे है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है जिसकी वजह से बढ़ रही है। दो चीजें, मैनेजेबल एज क्या होनी चाहिए, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जहां जिसके थ्रू हम इन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट आर द कंट्रासेप्टिव मेथड्स। देन वी हैव द एमटीपीज, we have the in vitro fertilization part, and the last one is the sexual transmitted disease। तो इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को एज वेल एज अपनी सोसाइटी को हेल्दी बना सकते हैं। तो इन चीजों के लिए आप अपने आप को, अपनी सराउंडिंग को, दोनों को हेल्दी बनाकर रखो, यही मेरी विश है आपके लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।